हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई, हम लोग सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 1 जो कि अकाउंट्स का है, आज चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। डिप्रिसिएशन एंड इमोर्टाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डिप्रिसिएशन एंड इमोर्टाइजेशन की मीनिंग को समझ लेते हैं, इसका मीनिंग होता क्या है। ठीक है, चलो। सपोज कि आपके पास एक फोन है भाई, ठीक है ना। आपके पास ये फोन है, ठीक। तो इस फोन को आपने मान लो कि 20,000 का आपने बाई किया, ठीक है ना। अब ये 20,000 का आपने बाई किया। देखो भाई, मान लो इसको 20,000 का बाई करने के बाद आप क्या करते हो, इसको 2 साल यूज करते हो, 2 इयर्स यूज करते हो, ठीक है ना। अब क्या इसको आप सेल करोगे तो ये आपका कितने का बिकेगा भाई, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि ये 20,000 का बिके। आपको पता है कोई भी एसेट है, आप अभी नई नई बाइक या नई कार शोरूम से बाई करके लाओगे और बाहर उसे बेचोगे तो रेट टू रेट तो नहीं बिकने वाली है, ठीक है ना। तो अब ये समझ लो कि आपकी ये क्या है फोन भाई, जितने का बिकेगा। सपोज मान लो बेटा, ये आपके फोन मान लो बिक जाता है 16,000 का, ठीक है ना। 16,000 का। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है कितना आया बेटा, 4,000। ये 4,000 को आप क्या बोलोगे, ये डिप्रिशिएशन है। ये क्या है बेटा, डिप्रिशिएशन। अभी तो हमने एक नॉर्मल एग्जांपल से ली है बात। देखो, फोन लिया। अब हम लोग बात करेंगे, ये आपके बिजनेस में होता है। जनरली हम लोग रियल लाइफ में इसका यूज नहीं करते हैं और इसका महत्व नहीं समझते हैं। लेकिन हम लोगों को बिजनेस में क्या करना होगा, हर एक असेट का, ठीक है ना, क्या करना होगा। जैसे कि मान लो बेटा, आपने क्या किया, कोई एसेट मान लो 20,000 का आपका कोई भी एसेट है, फोन नहीं है तो कोई एसेट है। तो आपके बैलेंस शीट में क्या करोगे आपको, भाई आपको पता होगा बैलेंस शीट के अंदर भाई ये लाइबिलिटी होता है और ये एसेट होते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, ये 20,000 इधर शो कर दोगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके। अब अगर मान लो बेटा 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका ये डिप्रिशिएशन, मान लो बेटा ये फोन आपका मान लो बेटा चलता है 5 साल, तो 5 साल इसकी यूजफुल लाइफ आएगी। तो पहला केस देखते हैं। मान लो बेटा इसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर है। इस असेट की यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 ईयर है। तो इसे आप 5 से डिवाइड करोगे तो अब ये प्रॉपर 5 से डिवाइड करने में कितना आएगा। देखो, 5 से डिवाइड करो। 5 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 पर ईयर आपका डिप्रिशिएशन निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4,000 पर ईयर डिप्रिशिएशन आ जाएगा। तो अब मान लो बेटा 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तो आप अपने बैलेंस शीट में 4,000 माइनस कर देंगे। कितने का दिखाएंगे भाई, 16,000, ठीक है, 16,000। अब ये जो 4,000 आपके बैलेंस शीट में कम हुआ है, इसे आप कहाँ शो करेंगे। आपका एक पीएनएल फाइनल अकाउंट जब आप बनाते हैं, तो फाइनल अकाउंट में आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, एक पीएनएल अकाउंट होता है, ठीक है ना। तो आपके पीएनएल अकाउंट में सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं, जैसे कि आपका डिप्रिशिएशन है बेटा, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो आपका डिप्रिशिएशन पीएनएल में चला जाएगा 4,000, ठीक है ना, 4,000। तो आई होप बेटा समझ में आया होगा कि ये डिप्रिशिएशन की मीनिंग क्या है। डिप्रिशिएशन का मतलब होता है कोई भी एसेट है बेटा, वो आपके जैसे जैसे यूज करते जाओगे उस एसेट की वैल्यू कम होती जाती है। तो जितना कम हो जाएगा उसे आप क्या करोगे भाई, पीएनएल में ले जा करके राइट ऑफ कर दोगे, ठीक है ना। ओके, चलो। अब ये एमोटाइजेशन वर्ड यूज कर रखा है। आपको पता होगा कि आपकी एसेट 2 टाइप से हो सकती है, एक टेंजिबल एक एसेट, एक इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल वो एसेट होती है जिसे आप टच करके, जैसे कि वो आपकी बिल्डिंग हो गई बेटा, फर्नीचर हो गया, ये सारे सारे आपके टेंजिबल एसेट्स हैं। तो इनमें आपका क्या लगेगा, डिप्रिशिएशन लगेगा। और जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लो, आपके भाई पेटेंट हो गया, गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गए, ये सारे के सारे कंपनी की कोई भी बिजनेस है, अगर मान लो आपकी गुडविल है। अब ये गुडविल क्या होता है आपको अगर नहीं पता है,
तो आपको ये सारी चीजें लॉ में हम पढ़ा देते हैं। ठीक है, चलो। तो गुडविल, जैसे कि आप मान लो बेटा कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, लगातार आपको 25 सालों से करते आ रहे हैं, और एक कोई नई दुकान आपके साथ भाई बिजनेस के बगल में या दुकान के बगल में आपकी खुली है, तो आपकी दुकान 25 सालों से चल रही है, एक नई जो दुकान चली है, ओपन कर रहा है, आपकी दुकान ज्यादा चल रही होगी, जो नई दुकान चल रही है वो कम चल रही होगी। ओके, तो यही है बेटा गुडविल, जो आपकी दुकान ज्यादा चल रही है मतलब कि आपकी शॉप की क्या है, गुडविल ज्यादा है। ओके बेटा, चलो समझ में आया। तो इनटेंजिबल एसेट में आपका एमोटाइजेशन लगता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, हमको इसमें बहुत सारे मेथड्स पढ़ने हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के मेथड पढ़ेंगे, और हम इसका मीनिंग, जैसे कि मीनिंग अभी हमने बता दिया, नेचर ऑफ डिप्रिसिएशन, और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है बेटा, भाई देखो ध्यान से समझो, अगर मान लो आपने 100 करोड़ की कोई मान लो प्रॉपर्टी ली, ठीक है ना, अब 100 करोड़ की कोई भी एसेट लिया है, आप बैलेंस शीट में दिखाओगे, सिंपल सी बात है, बैलेंस शीट में दिखाओगे। अगर आपके एसेट की वैल्यू कम होती जा रही है और आप अपने बैलेंस शीट में 100 करोड़ ही दिखा के रखेंगे, तो इस केस में क्या होगा भाई, बताओ। आपकी जो फाइनल स्टेटमेंट बनेगा बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, वो आपका ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देगा। सिंपल सी बात है, पहली बात तो, क्योंकि भाई देखो, आपकी बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट के अंदर आपकी जो भी एसेट है 100 करोड़ की आपने ले रखी है, वो अब उसकी अब वैल्यू कम होती जा रही होगी, तो उसको आप यहाँ कम कर दो। ठीक है, और जो आप कम करोगे वो आप ले जाके पीएनएल में दिखा दो। ठीक है ना, ओके, सिंपल सी बात है। चलो, तो इसका मतलब है कि जब आप डिप्रिशिएशन पढ़ते हैं, उससे क्या बेनिफिट है सब वो जानेंगे। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं डिप्रिशिएशन में इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि डिप्रिशिएशन अमाउंट में इफेक्ट पड़ता है, कैसे इफेक्ट पड़ता है समझो बात को। देखो बेटा, मान लो कोई एसेट आपकी थी, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था 20,000 की, ठीक है ना। अब ये 20,000, अब मान लो इसकी यूजफुल लाइफ मान लो 5 साल है बेटा, तो ये 4-4 हजार से 5 साल तक यूज करने पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। मान लो बेटा आपने 4 हजार 1 साल यूज किया, 4 हजार की खत्म हो गई, मतलब कि 16,000 की बची। वैसे ही फिर से 4,000 यूज करोगे, ठीक है, 4,000 का यूज सेकेंड ईयर हो जाएगा, 4,000 का यूज थर्ड ईयर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके डेट डैश डेट डैश आपके 5 ईयर में एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है ना, इट मीन्स कहने का बेटा, अब वो एसेट आपको रिप्लेस करना होगा। आपको रिप्लेस करने का मतलब है उसको सेल करके एक नई एसेट आपको एक्वायर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इससे एक बेनिफिट और मिलता है, यदि मान लो बेटा आपको फ्यूचर में फिर से वही एसेट परचेज करना है, तो आपकी जितना एसेट डिप्रिशिएट होती जा रही है, उतना अलग से आप क्या करते जाओ, फंड कलेक्ट करते जाओ। जैसे कि बेटा ये 5 साल बाद 0 हो जाएगी, ठीक है ना, 5 साल बाद इस एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब क्या करो, मान लो 5 साल बाद 0 हो रही है, तो पहले साल कितना आपकी एसेट की वैल्यू 4,000 कम होगी, तो 4,000 से आप क्या करो, एक एक्यूमुलेट अकाउंट बना लो, उसमें 4,000 एक्यूमुलेट करते जाओ। जैसे ही 5 साल कंप्लीट होगा और ये एसेट आपकी क्या हो जाएगी, रिप्लेस करने का टाइम आएगा, तो आपके पास 20,000 अवेलेबल रहेगा। ठीक है ना, एक्यूमुलेट होकर के। अब इस 20,000 का यूज करके एक नई एसेट आप क्या कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो। तो पहला देखो बेटा, ट्रू एंड फेयर व्यू आएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो भाई, रिप्लेस करने के लिए एकुमुलेट करके आप अमाउंट का कलेक्शन कर सकते हो। ठीक है ना, चलो। अब देखो बेटा, मान लो एक पॉइंट यहाँ पे आया, अच्छे समझो। मान लो ये एसेट बेटा आपकी धीरे 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 करके इसकी वैल्यू आपकी 0 हो गई, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इसे आप मार्केट में कितने का, मान लो 2,000 का, 1,000 का, 500 का बेच सकते हो ना। तो ये होती है रिड्यूसिबल वैल्यू। ठीक है ना, तो एक रिड्यूसिबल वैल्यू है जो कि आपकी डिप्रिसिएशन अमाउंट में बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट डालती है। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनो बेटा, जैसे कि मान लो आपकी एसेट 20,000 की थी बेटा, ठीक है, अब इसे 5 से डिवाइड करते थे, तो डिप्रिसिएशन कितने आ जा रहा था बेटा,
4000, ठीक है ना, 4000। अगर मान लो बेटा हम क्या करें कि हमको ये पता चल जाए कि ये एसेट जब इसकी वैल्यू एकदम जीरो हो जाएगी, तब भी आपको 2000 रुपए का या फिर 1000 रुपए का आपको बेनिफिट होगा। मतलब कि 1000 रुपए की एसेट आपकी बिक जाएगी। मतलब कि ये 1000 रुपया आपके पास क्या है, अभी भी आपको क्या करना है, सबसे पहले एसेट से माइनस करना है, क्योंकि ये 1000 रुपए आपके मिलने ही मिलने हैं, फिक्स है बेटा, ठीक है ना। तो अब ये 20,000 में से 1000 माइनस कर दो, कितना आ गया बेटा, चलो 19,000, ठीक है ना, 19,000 आ गया। और इसे 5 से डिवाइड कर दो। ओके बेटा, तो अब देखो आपकी डिप्रिशिएशन का अमाउंट में इम्पैक्ट आया ना, 38, कितना आ गया, 3800 पर एनम, ठीक। ये देखो, तो इम्पैक्ट पड़ा, डिप्रिशिएशन आपके अमाउंट में इम्पैक्ट आता है। वो कंपोनेंट देखेंगे अगर मान लो बेटा आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है ना। मान लो बेटा जो आपके पास फोन है या जो भी एसेट आपके पास है वो बहुत ही यूनिक हो चुका है, ठीक है ना। इन केस वो 20,000 की थी, एक साल यूज करने के बाद वो 4,000 कम होना था, मतलब कि 16,000 होना था, और वो 16,000 ना होके वो आपकी एसेट कितनी हो गई है बेटा, 22,000 की हो गई है। कितने की हो गई है, 22,000 की हो गई है। अब बताओ बेटा, आप 1,000 रुपए रिड्यूसिबल वैल्यू माइनस करेंगे और इसे 5 से डिवाइड करेंगे, तो आपकी डिप्रिशिएशन अमाउंट में चेंज आएगा। 22,000 माइनस करेंगे बेटा 1,000, डिवाइड कर दो 5 से, तो 4,200 आ गया डिप्रिशिएशन पर एनम। ओके बेटा, तो दूसरा कंपोनेंट क्या है बेटा, आपके डेप्रिसिएशन अमाउंट में इफेक्ट क्या डालेगा, मतलब यदि आपकी कॉस्ट या भी मतलब असेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो उससे भी आपके डेप्रिसिएशन अमाउंट में इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, समझ में आया। या फिर आपके पास रिड्यूजिबल वैल्यू आ जाती है, तो रिड्यूजिबल वैल्यू की वजह से आपके डेप्रिसिएशन अमाउंट में इम्पैक्ट पड़ता है। पहले देखो 4,000 आ रहा था बेटा, अगर बेटा यूजफुल लाइफ में चेंजेस आ जाए, ठीक है ना, तब भी आपके डिप्रिशिएशन अमाउंट में क्या आ जाएगा, चेंजेस आएगा। मान लो बेटा ये 20,000 की थी, इसकी यूजफुल लाइफ आपकी कितनी थी, 5,000, अब वो 5 ईयर थी। अब मान लो बेटा इसकी यूजफुल आपके 6 ईयर हो जाए, यूजफुल लाइफ कितने ईयर हो जाए, 6 ईयर हो जाए, तो अब इस केस में क्या होगा बेटा, आपकी डिप्रिशिएशन अमाउंट 3,333 आएगा, ठीक है, 3,333.33 आ जाएगा। तो बताओ बेटा, ये तीन आपको हमने वो कंपोनेंट बताया जिन कंपोनेंट की वजह से आपके डिप्रिशिएशन अमाउंट में क्या आएगा, चेंजेस आएगा। सबसे पहले हमने क्या बताया, डिप्रिशिएशन के बेनिफिट भी है, कुछ ऑब्जेक्ट है बेटा। पहला तो आपको अगर डिप्रिशिएशन फॉलो करते हैं तो ट्रू एंड फेयर व्यू मिलता है। दूसरा बेटा आपको हमने बताया कि आप क्या कर सकते हो, यदि डिप्रिशिएशन की वजह से आप अपने रिप्लेस कास्ट को एकुमुलेट करते जाते हैं अमाउंट। चलो बेटा, अब देखो, सबसे पहले देखो ऑब्जेक्टिव प्रोवाइडिंग डिप्रिशिएशन। पहला देखो पॉइंट जो हमने बताया, टू असर्टेन ट्रू रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है ना, to present true fair view of the financial position, accumulate fund for the replacement of asset and production cost में भी असर्टेन होगा, टू असर्टेन ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब आप बेटा पीएनएल में आप राइट चीजें ले जाओगे, पीएनएल के अंदर आपके राइट चीजें जाएंगी, तो आपका नेट प्रॉफिट करेक्ट आएगा। जब नेट प्रॉफिट करेक्ट आएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी करेक्ट आएगा बेटा। समझ में आया कि नहीं आया, चलो। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि हमने एग्जांपल के बेसिस से भी समझाने की कोशिश की है। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन, ठीक है ना। चलो, पहला कॉस्ट ऑफ एसेट बेटा, हमने एग्जांपल में लिया था, आपकी कॉस्ट की एसेट कितनी हो गई है, 22,000। देखो चेंज हो गया था ना, सबसे पहले आपके 4,000 डिप्रिशिएशन आ रहे थे, ठीक है। जैसे ही कॉस्ट की एसेट आपकी इंक्रीज हुई बेटा, कितना आ गया था, 4,200 आ गया था। ओके बेटा, डिप्रिशिएशन अमाउंट में इफेक्ट आ रहा है ना। यूजफुल लाइफ 3,333.33 आया है, ठीक है ना, एग्जाम्पल हमने दिया। उसके बाद एस्टिमेटेड रिड्यूसिबल वैल्यू, अब देखो बेटा सबसे पहले 4,000 आ रहा था, फिर आपका 3,300 आया, इसका भी एग्जाम्पल लिए। चलो,
तो बेटा थ्री फैक्टर्स जो कोई आपको पता है, कॉस्ट ऑफ असेट, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स एंड एस्टिमेटेड रिड्यूसिबल वैल्यू, ये आपके थ्री फैक्टर्स हैं जो डेप्रिसिएशन अमाउंट को अफेक्ट करते हैं। ओके बेटा, चलो, तो आई होप आपको इसके बेनिफिट समझ में आए होंगे, ठीक है, और डेप्रिसिएशन के ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके डेप्रिसिएशन अमाउंट को अफेक्ट करेंगे ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक, कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, अब आपको थोड़ा से इसे जल्दी से समझने की कोशिश है करनी है, क्योंकि भाई डिप्रिसिएशन आपके क्या मतलब कि टेंजिबल असेट आर दैट दैट हैव अ फिजिकल सब्सटेंस, मतलब दे कैन सीन एंड टच। आपको हमने बताया बेटा, जिसे आप देख सकते हैं, टच करते हैं, वो आपकी कौन सी असेट्स होती है, टेंजिबल असेट। हेल्प फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर रेंटल आर रेंटल टू अदर, मतलब कि उस असेट का यूज आप प्रोडक्शन में कर सके, सप्लाई आप गुड्स में कर सके, सर्विस प्रोवाइड, या फिर रेंट करके रेंट पे आप उसे चढ़ा सके, तो वो आपके क्या है, टेंजिबल असेट है। जैसे कि मान लो बेटा, या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज में यूज करें, जैसे बेटा कि आपको पता है एक कार है, ये कार बेटा आप क्या कर सकते हो, टूर एंड ट्रेवल में यूज कर सकते हो, टूर एंड ट्रेवल में यूज कर सकते हो, या फिर इस कार का यूज आप अपने कंपनी के अंडर डायरेक्टर के आपके लाने या ले जाने में, एम्प्लॉय को लाने ले जाने में भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो अलग अलग यूजेस हैं, चाहे आप प्रोडक्शन में यूज करें, सप्लाई ऑफ गुड्स में यूज करें, सर्विसेज प्रोवाइड करने में यूज करें, या फिर रेंटल टू अदर्स, जैसे कि टूर आप क्या करते हैं बेटा, आप अपनी कार को रेंट पे भी दे सकते हो, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, जैसे कि आप डायरेक्टर्स या एम्प्लॉय को ड्रॉप करने या फिर आप उनको लेने जाने में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, यूजफुल लाइफ ऑफ टेंजिबल एसेट इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड यूजेस। अब बेटा भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई भी एसेट है बेटा, उसकी यूजफुल लाइफ उसके एक्सपेक्टेड यूजेस पे डिपेंड करता है। जैसे कि बेटा आपकी कार है जो कि एक दिन में मान लो इतना ज्यादा चलती है, टूर एंड ट्रेवल में तो चलना ही पड़ेगा उसको, ठीक है ना। लेकिन अगर बेटा एक कोई ऐसा कार है आपके पास जो केवल डायरेक्टर को लाती है और फिर डायरेक्टर को छोड़ने जाती है, तो वो लिमिटेड यूजेस है। तो यूजेस पे डिपेंड करता है बेटा कि किसी एसेट का यूजफुल लाइफ क्या होगा, ठीक है ना। चलो, property, plant and equipment are tangible items that are held for use in production, apply goods services for rental to others or for administrative purpose। ये डिफिनीशन याद कर लेना बेटा, फिक्स्ड एसेट tangible items की क्या होती है, are expected to use during the more than a period of 12 month। मतलब फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है बेटा वो एसेट जिसका यूज आप मोर देन 12 मंथ करते हैं, और इसे आप क्या कह सकते हैं, भाई फिक्स्ड एसेट कहते हैं, ठीक है ना बेटा। व्हेन अ फिक्स्ड एसेट इज परचेज इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट इज द ओरिजिनल कॉस्ट। अब देखो बेटा, जब आप एसेट को परचेज करते हैं तो इसकी एंट्री क्या होती है, कुछ एंट्रियां जो है आपकी इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पहली एंट्री है बेटा, जब एसेट आप एक्वायर करते हैं। एसेट एक्वायर करना मतलब कि एक पॉइंट यहाँ पे याद रखो, जब आपकी एसेट बेटा, भाई एसेट बिजनेस में क्या होती है, बढ़ती है, क्या क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो आप डेबिट करते हो, और जब असेट आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो आप क्रेडिट करते हो, ठीक है ना बेटा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक। चलो, अगर बेटा आप असेट को परचेज करने जाते हो, इट मींस आपके बिजनेस में असेट क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। मान लो बेटा आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, ठीक है ना, फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर आपके असेट में आई मीन बिजनेस में आएगी, ठीक है ना। ओके बेटा, तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट मतलब कि फर्नीचर आपकी बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है बेटा। ओके, चलो, फर्नीचर अकाउंट को आप डेबिट कर दो, क्योंकि हमने अभी बोला जो भी एसेट आपके यहाँ आएगी बेटा उसे आप डेबिट करोगे, और बेटा जाएगी क्या, ध्यान से सुनो, जो बिजनेस से जाएगी मतलब कि बिजनेस में कम होगी। आप कैश में परचेज करते हो बेटा, तो कैश भी आपकी एसेट है, ये कम हो जाएगी, समझ में आएगी नहीं है। यदि आप बैंक से पे करते हैं
तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। आई होप बेटा समझ में आया होगा कि इसकी ओरिजिनल एंट्री होती क्या है और इसे आप कॉस्ट पे दिखाओगे। पहली एंट्री और जो कि इंपॉर्टेंट है आपको आनी चाहिए। सेकेंड एंट्री की बात करेंगे बेटा, जैसे ही आपकी एसेट की वैल्यू कम होती जाएगी आप क्या करोगे। भाई जैसे अभी हम बढ़ रही थी, मतलब जैसे एसेट आपने परचेज करके लाया बेटा, डेबिट किए, अब एसेट की वैल्यू कम होगी, किसके बेसिस पे कम होगी, डेप्रिसिएशन के बेसिस से। तो आप क्या करोगे, एसेट को क्रेडिट करते जाओगे, ठीक है ना। मतलब कहने का बेटा, सबसे पहले आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू आपकी फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट करोगे, ठीक है ना। मतलब आपकी एसेट की वैल्यू कम हुई बेटा, ओके। और देखो बेटा, आपको यहाँ पे देखना है डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस है बेटा। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, यहाँ पे एक साइड नोट कर लो, समझ लो। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है बेटा, और इनकम हमेशा आपका क्रेडिट होता है, ठीक है ना, ओके। तो अब देखो बेटा, डेप्रिसिएशन तो आपके लिए एक्सपेंस है, तो एंट्री क्या होगी बेटा, जब आपकी एसेट की वैल्यू कम होगी तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, ओके बेटा। तो ये सेकेंड एंट्री आपको जो कि याद रखनी है। अच्छा, याद क्या रखना बेटा, असेट हमने परचेज किया, असेट की वैल्यू बढ़ गई, हमने डेबिट कर दिया, उसके अगेन में जो जा रहा है मतलब कैश या फिर बैंक, उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। उसके बाद देखो बेटा, अब जब असेट की वैल्यू कम हो रही है, जब बढ़ी थी तो क्रेडिट डेबिट किए थे, अब कम होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और उसके अगेंस्ट में भाई डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे। बिल्कुल सिंपल बेटा, बिल्कुल सिंपल। चलो, ये सेकेंड एंट्री हो गई, समझ में आया। और थर्ड एंट्री यहाँ पे समझ सकते हो बेटा। थर्ड एंट्री की बात करें तो आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, पीएनएल में ट्रांसफर किया जाएगा। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट कर दो टू डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। अभी आपने डेप्रिसिएशन को डेबिट किया, अब इसे पीएनएल में ट्रांसफर करके क्रेडिट कर सकते हो, सिंपल सी बात है। चाहे तो आप लेजर में देख सकते हो, ये आपका पीएनएल अकाउंट है बेटा। पीएनएल अकाउंट में आप यहाँ पे क्या करते हो, डेप्रिसिएशन। तो देखो बेटा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, सिंपल सी बात है। लेजर पोस्टिंग में भी आप देखकर समझ सकते हो एंट्री क्या होनी चाहिए, ओके बेटा। तो आई होप बेटा आपको इसकी जनरल एंट्री समझ में आई होगी। ये आपकी तीनों जनरल एंट्री बेसिक और आपको आना ही चाहिए, ठीक है। चलो बेटा, आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है। आपके एसेट के बारे में दे रखा है और एग्जांपल ले लिया है, तो आप इसे घर पे रीड कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। आपको एक चीज याद रखना है, जो भी एसेट की कॉस्ट होगी, एक्वाइजिशन कॉस्ट को ही आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। चलो, अब देखो बेटा, कह रहा है कि एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। कुछ आपके ये रीजन दे रखे हैं, फॉलोइंग रीजंस, ओके बेटा। पहले, दूसरे, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांच रीजन दे रखे हैं बेटा, ठीक है। इन पांच रीजन की वजह से आपकी एसेट का क्या होता है, वे डिक्रीज होती जाती है। पहली बेटा, वियर एंड टीयर ड्यू टू इट्स यूज इन बिजनेस, बिजनेस में यूज करेंगे बेटा तो आपकी डिप्रिशिएट तो मतलब एसेट की वैल्यू तो कम ही होगी, ओके। बात, इफ्लक्स ऑफ टाइम, ठीक है ना, चाहे आप, इवन व्हेन इट इज नॉट बीइंग यूज्ड, मतलब जैसे जैसे आपको अभी हमने बताया बेटा, आपको जस्ट हमने बताया बेटा कि यदि आप क्या करते हो, एसेट, आप मान लो एक कोई कार परचेज करते हो, कार को आप परचेज करके लाओ और अपने घर पे रख लो बेटा, ठीक है। अब आप उसे सेल करो, ठीक है ना, सेल करने जाओगे तो जितना का आपने इस कार को परचेज किया उतने पे बिकनेगी नहीं, उतने की बिकने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो वही चीज लिखा हुआ बेटा, इफ्लक्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा बेटा एसेट की वैल्यू कम होती जाती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ भी है, चाहे आप इसे यूज करें अदरवाइज ना यूज करें, आपकी एसेट की वैल्यू कम होगी, ठीक है ना। चलो, ऑब्सोलेशंस ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल आर अदर चेंजेस। अब देखो बेटा, आपको पता है भाई, आईफोन हर बार क्या करता है, एक नया फीचर्स, एक नया मॉडल लॉन्च करता है, ठीक है ना। नए नए फीचर्स को ला करके एक नए नए मॉडल को लॉन्च करता है ना। तो अब उसमें क्या होता है बेटा, जैसे ही मान लो कि एक कोई नया मॉडल आया, उसकी भाई कॉस्ट बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है ना। मान लो बेटा उसे एक लॉन्च किए हुए 1 साल हो गए,
एक साल बाद बेटा फिर से कोई नया मॉडल आया, तो अब जो पिछले साल आपका आया है उसकी वैल्यू और उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी बेटा, ठीक है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आएंगे ना। ओके बेटा, चलो। कह रहा डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू, सिंपल सी बात है, वही आईफोन की मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब भाई नया मॉडल आ गया ना, नए मॉडल की तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। चलो, अब आगे दे रखा है डिप्लीशन मेनली इन केस ऑफ माइंस एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये डिप्लीशन मतलब कहने का बेटा, आपकी जो माइन वगैरह है, कोल माइन, जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, मान लो बेटा आपने कोई कोल माइन ले लिया, ठीक है ना। अब जैसे जैसे वहां से आप कोयल को एक्सट्रैक्ट करते जाओगे, अब उस कोयल माइन में कोयल का कम होता जाएगा, वैसे वैसे उस कोयल माइन की वैल्यू कम होती जाएगी, एसेट कम होती जाएगी। सिंपल सी बात है भाई, चलो। ओके बेटा, तो ये आपके सारी पॉइंट को हमने समझा दिया है। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से घर पे कंप्लीट रीड करना है, एक एक पॉइंट सारा सब कुछ पढ़ना है। चलो, ये देखो बेटा, थ्री फैक्टर जो हमने आपको बता दिए, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, कॉस्ट ऑफ एसेट, रिजिडुअल वैल्यू, बार बार वही सारी चीजें दे रहा है। ठीक, चलो। डेप्रिसिएशन ऑन कंपोनेंट्स ऑफ असेट्स, डेप्रिसिएशन में कुछ वही कंपोनेंट्स, कॉस्ट ऑफ एसेट व्हेन कंपेयर टू ओवरऑल द कॉस्ट ऑफ आइटम ऑफ द प्रॉपर्टी, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दे रखा है बेटा, ठीक है, वही तीन पॉइंट। चलो, ऑब्जेक्टिव हमने बता ही दिया बेटा, ऑब्जेक्टिव मतलब करेक्ट इनकम मेजरमेंट होगा। आपके डिप्रिसिएशन जब आप पीएनएल में चार्ज करेंगे बेटा, तो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस मेजरमेंट होगा, इनकम इट मींस की, ठीक है ना। चलो, ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप डिप्रिसिएशन प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे, तभी आपका क्या आएगा बेटा, करेक्ट इनकम मेजरमेंट होगा। ट्रू पोजीशन आप स्टेटमेंट मतलब भाई आपके बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू अगर आप ज्यादा दिखाएंगे, तो कहां से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देगी, जब आप डायरेक्ट डिप्रिसिएशन को माइनस करके और एसेट की वैल्यू कम करते हुए डिप्रिसिएशन में दिखाते जाओगे और पीएनएल में उसे शो करते जाओगे, राइट अप करते जाओगे, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पोजीशन आपकी ट्रू एंड फेयर रहेगी। फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट, ये भी हमने बता दिया बेटा, कि जैसे आपकी कोई भी टेक्नोलॉजी है बेटा, अब उसको धीरे धीरे आप यूज करके आप उसको क्या करते जा रहे हैं, धीरे धीरे वो क्या हो रही है, डिप्रिशिएट होती जा रही है, ठीक है ना। अब एक नई आपको असेट बाई करनी है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको उसके लिए पैसे एक्युमुलेट करने होंगे, लेकिन कितना पैसा एक्युमुलेट करना है, यदि आपको पता है कि हर साल इतना अमाउंट डिप्रिशिएट हो रहा है, तो उतने अमाउंट से आप क्या बनाते जाओगे, एक अपना रिजर्व रेडी करके रखोगे, और बाद में जैसे ही एसेट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, आपको उसी फंड का यूज करके अपने जो भी एसेट है उसे रिप्लेस कर सकते हो। असर्टेनमेंट ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओके बेटा, ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का असर्टेनमेंट होगा। ये थे सारे ऑब्जेक्टिव जो कि हमने, ये फैक्टर इन द मेजरमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ असेट। अब देखो बेटा, अब ये कुछ फैक्टर्स हैं। अब जैसे कि मान लो, यहाँ पे अच्छे से समझना, मान लो बेटा आपने क्या किया, कोई भी एसेट परचेज कर लिया। अब परचेज करने के बाद सपोज बेटा आप क्या करते हो, एसी कोई परचेज करते हो। अब एसी को परचेज किया, मान लो बेटा आपने 50 या 60 थाउजेंड पे, ठीक है ना, 50 या 60 थाउजेंड में। अब बेटा आप ये एसी परचेज करने के बाद वहां से घर लाने में, ठीक है ना, घर लाने में, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, फ्रेट चार्जेस, फ्रेट बोलते हैं, आपको पता होगा, ठीक है ना, फ्रेट चार्जेस। उसके बाद इसको घर पे फीड कराने में इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है ना, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये सारे जो भी एक्सपेंस होंगे वो कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनेगा बेटा। सपोज आपको यहां से घर तक ले जा करके इसका इंस्टॉलेशन कराने में बेटा जो भी खर्चा आया वो 10,000 आ गया, कितना आ गया, 10,000 आ गया है। तो 60,000 प्लस 10,000 कितना हो गया, 70,000 हो गया, कितना हो गया बेटा, 70,000 हो गया, ठीक है ना। ये 70,000 आपकी कॉस्ट बन गई। मतलब बेटा
आपके जो प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, कहने का मतलब है आपके बिजनेस तक पहुंचाने के सारे खर्चे, ठीक है। कोई भी एसेट है बिजनेस के एसेट, बिजनेस कोई भी एसेट बेटा बिजनेस तक पहुंचने में जितने भी खर्चे होते हैं वो आपके कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनता है, ठीक है। मतलब कि पुट टू यूज तक के सारे खर्चे को आप ऐड करोगे कॉस्ट ऑफ एसेट में, ठीक। चलो ये पॉइंट आपको याद रखना, पुट टू यूज तक के सारे खर्चे को आपको क्या करना है, ऐड करके कॉस्ट ऑफ एसेट बनानी है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, अब देखो आपको पता है बेटा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, स्क्रैप वैल्यू जिसे हमने रिड्यूसिबल वैल्यू बोला था, ठीक है ना, ये दो पॉइंट। चलो अब देखो बेटा, द एबव मेथड फैक्टर्स कैन बी एक्सप्लेन इन डिटेल एज फॉलो, जैसे कॉस्ट ऑफ एसेट बेटा, ठीक है ना। अब हिस्टोरिकल, उसके बाद एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड बेसिस से निकलेगा, ठीक है ना। चलो डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे निकलेगा, एक्वाइजेशन कास्ट से रिड्यूसिबल वैल्यू को माइनस कर दोगे, उसके बाद देखो बेटा ये 10,000, अब ये आपका क्या आ गया, 1 लाख रुपीज आ गया है, जो कि डेप्रिशिएबल अमाउंट है। अब इसके एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 5 दूनी 10, मतलब 20,000 रुपया पर एनम पर ईयर आपका डिप्रिशिएशन लगेगा। ओके बेटा, समझ में आया। डिप्रिशिएबल अमाउंट हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉस्ट एसेट, एसेट माइनस आपकी जो भी रिड्यूसिबल वैल्यू है उसको माइनस कर दो और यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। कितना है, चलो जैसे कि 1.1 माइनस 0.1 डिवाइड करोगे 5 ईयर से तो आ जाएगा 20,000 पर ईयर। ओके बेटा, आई होप समझ में आया होगा। चलो आगे देखो बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंप्राइजेस इट परचेज प्राइस इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटीज। अब देखो बेटा, कह रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि आपके, मान लो बेटा आप ऐसी एसेट परचेज करने हैं जैसे कि मान लो उसमें बेटा आपके बॉक्स वगैरह है, या फिर बेटा आप बात का कंटेनर वगैरह है जो उस कंटेनर में आते हैं, अब वो नॉन रिफंडेबल है तो वो कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनेगा बेटा, ठीक है ना। अब मान लो आप बेटा आप क्या करते हो, कोई भी एसेट परचेज करके लाते हो और उसमें क्या करते हो, टैक्स को ऐड कर देते हो, और टैक्स यदि बेटा वो आपका क्या रहता है, क्रेडिट अवेल्ड होता है, ठीक है। तो आपका क्रेडिट अवेल्ड है तो आप उस टैक्स को माइनस कर दो, अदरवाइज फिर आपका एसेट का पार्ट बन जाएगा बेटा, ठीक है ना। आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट, एक चीज याद रखना बेटा, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद ही आपका क्या लगेगा, डिप्रिशिएशन लगेगा, ठीक है ना। चलो एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन मैनर इंटेंडेड बाय द एंटरप्राइज। ये पॉइंट हमने बता दिया बेटा कि एसेट को भाई बिजनेस तक लेके आने में जितने भी कॉस्ट लगते हैं वो सारे के सारे कॉस्ट ऑफ एसेट के पार्ट बनते हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखेंगे भाई, कुछ एग्जांपल है जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड है, उनको हम समझेंगे, ठीक है। ये इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट एंड डिसमेंटलिंग रिमूविंग द आइटम्स ऑफ द रिस्टोरिंग द साइट ऑन द एसेट इज लोकेटेड, ये तीनों एक्सपेंसेस आपके कॉस्ट ऑफ एसेट के पार्ट बनेंगे। अब हम लोग देखेंगे इनके कुछ एग्जांपल, ठीक है, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट से रिलेटेड।